नमस्कार, मैं हूं मनोरमा। आज हम आ पहुंचे हैं गोरखपुर के सेवा हॉस्पिटल में, जहां पे हमारे साथ हैं डॉक्टर शशांक गोयल, जो एक चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं। सर, मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि कमर का दर्द ये एक बहुत आम चीज़ हो चुकी है, क्या ये युवाओं में भी पाई जाती है? जी हाँ, अगर देखा जाए तो आजकल की जीवन शैली के में जिस तरह से लोग अपने बॉडी को अब्यूज़ कर रहे हैं, मैं कहूँगा अब्यूज़ ख़ास तौर से इस वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से युवाओं में ये दिक्कतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर मैं महीने में मान के चलिए अगर 100 केस देखता हूँ लो बैक पेन के, तो उसमें 70 लोग यंग पेशेंट्स होते हैं। तो हाँ, बहुत ज़्यादा ये बढ़ता जा रहा है युवाओं में। इसके कारण क्या हैं और इसके बचाव क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण है जीवन शैली। आजकल लोग डेस्क पे बैठ के उनका काम होता है, पूरे दिन कुर्सी पे बैठे रहना, कंप्यूटर पे काम करना, इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है। अगर मैं इसको मेडिकल फॉर्म में बताऊं तो बहुत देर तक बैठे रहने से 2-3 नुकसान होते हैं शरीर में। एक, जो मांसपेशियां, जो मसल्स आपके रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करती हैं, बहुत लंबे बैठे रहने से वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो सपोर्ट मिलना चाहिए रीढ़ की हड्डी को वो नहीं मिल पाता है, और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा दबाव की वजह से स्लिप डिस्क और इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। दूसरी चीज़ है जो कि बहुत आजकल लोग इग्नोर करने लगे हैं, वो है फ़िज़िकल एक्टिविटी। फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से अगेन यही प्रॉब्लम होती है कि मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ख़ास तौर से जिन लोगों को देखते हैं जिनका पेट काफ़ी निकला हुआ होता है, उनमें क्या होता है, कोर मसल्स कहलाती हैं, हमारी कोर ग्रुप ऑफ मसल्स होती हैं जो कि पेट को और पीठ को एक बैंड की तरह प्रोटेक्ट करके रखती हैं। जिनका पेट निकल जाता है या मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, बैक एक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है जी। और जैसे आपने पूछा कि इसके बचाव के लिए, देखिए बचाव में 2-3 चीज़ें हैं और मैं कहूँगा ये चीज़ें यूनिवर्सल हैं। ठीक है, आपको अपनी हड्डियों को मजबूत रखना है, अपनी मांसपेशियों को मजबूत रखना है, अपने पोस्चर को अच्छा रखना है। पोस्चर हम कैसे अच्छा रखेंगे? जब हम किसी टेबल पे, डेस्क पे बैठ रहे हैं, एक हमेशा पीठ की कुर्सी की जो पीठ का सपोर्ट है, हमेशा सपोर्ट लेके बैठें, आगे खिसक के ना बैठें। जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है या लैपटॉप है, उसको ऊंचा रखें ताकि आपके आई लेवल पे आए, आपको आगे झुकना ना पड़े, इस तरह से। और 1 घंटे से ज़्यादा एक साथ ना बैठें, हर 1 घंटे पे उठ के 5 मिनट 10 मिनट टहल के फिर आके बैठ जाएं। एक रूटीन रखें कि हमें एक्सरसाइज करनी ही है, अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखें। इससे ही काफ़ी, मान के चलिए कि 90% प्रॉब्लम्स तो इसी से ख़त्म हो जाती हैं जी। सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा आपने कहा कि अभी युवाओं में भी बैक पेन की बहुत शिकायत आने लगी है या हड्डियों का कमज़ोर होना, तो ये रेड फ्लैग्स क्या होते हैं जब उन्हें समझ आए कि अभी उनको डॉक्टर से कंसर्न करने की ज़रूरत है? ठीक है, देखिए जनरली बैक पेन जो शुरुआत होती है वो एक मैकेनिकल बैक पेन की तरह शुरुआत होती है। मतलब कि आपकी बॉडी चाह रही है जो दिक्कतें हैं उसको करेक्ट करना। वो कैसे करेक्ट करती है? तमाम मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं जो कि उस पोस्चर को बैलेंस करने के लिए एक्टिव रहती हैं। ठीक है, वो बहुत दिन तक उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं ले सकती हैं और फिर वो मांसपेशियां स्पैज़म में चली जाती हैं, जिसकी वजह से ये मसल पेन शुरू होता है, जो शुरुआती दौर पे बैक पेन शुरू होता है। ये बहुत हद तक गर्म सिकाई से, आराम करने से और थोड़ा बहुत ओवर द काउंटर जो पेन किलर्स होते हैं वो लेने से काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये समस्या आपको बार बार आ रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बैक पेन शुरू होके पैरों में भी जा रहा है या पैरों के अंदर ये झंझनाहट पैदा कर रहा है, तो या फिर इसकी वजह से आपको लगता है कि आप रात में सो नहीं पा रहे हैं, पेन इतना हो रहा है कि आपकी नींद टूट जा रही है, अगर इस टाइप के साइन और सिम्टम्स आते हैं तो आप डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, इसको बहुत दिन तक टालें ना। सर, जनरली लोगों को जब स्पाइन पेन शुरू होता है तो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न उन्हें ये होती है कि उन्हें ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर के पास जाना चाहिए या न्यूरोसर्जन के पास। ये कैसे वो समझ पाएंगे? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल है चीज़ कहना। ठीक है,
क्योंकि हर स्पेशलिटी कहता है, न्यूरो सर्जन भी कहते हैं कि हम इसके स्पेशलिस्ट हैं, और ऑर्थोपेडिशियंस भी कहते हैं कि हम इसके स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन एक होलसम थेरेपी की अगर हम बात करते हैं कि कहाँ इसका बेहतर इलाज हो सकता है, तो मेरे समझ से ऑर्थोपेडिक सर्जन इसमें ज़्यादा बेहतर इलाज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ नस का दर्द नहीं होता है, इसके अंदर मांसपेशियाँ इन्वॉल्व होती हैं, इसमें हड्डियाँ इन्वॉल्व होती हैं, और ओवरऑल बॉडी का न्यूट्रिशन लेवल क्या है, आपकी हड्डियों की स्थिति क्या है, मांसपेशियों की स्थिति क्या है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें नस देखना है, इसमें सारी चीज़ों को देखना होता है, तो वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकता है। जी जी सर, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ये ज़्यादातर किन लोगों में पाया जाता है? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमज़ोर होना, ठीक है। अगर इसको हम संधि विच्छेद करें तो ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, और पोरोसिस मतलब उसका गलना। जनरली ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो ओल्ड एज में होता है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर, जब वो उनके अंदर मेनोपॉज हो जाता है या मेनोपॉज के अराउंड उनकी एज होती है, क्योंकि उस समय कुछ ऐसे बदलाव होते हैं शरीर में और कुछ हार्मोन्स का लेवल ऊपर नीचे इतना ज़्यादा होता है, स्पेशली ईस्ट्रोजन का, जिसकी वजह से हड्डियां बहुत तेज़ी से गलना शुरू हो जाती हैं। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, एक मिथ है कि ऑस्टियोपोरोसिस को सिर्फ कैल्शियम से पूरा किया जा सकता है, या कैल्शियम बोन से निकल जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। देखिए, कैल्शियम एक पार्ट है बोन का, ठीक है, एक अच्छा खासा परसेंटेज बनाता है कैल्शियम बोन का, लेकिन कैल्शियम के साथ साथ बहुत और भी मिनरल्स हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है प्रोटीन। अगर प्रोटीन कम है तो ना तो कैल्शियम सिर्फ खाने से काम चलेगा, ना और भी मिनरल्स खाने से काम चलेगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस सिर्फ हड्डियाँ, सिर्फ कैल्शियम की कमी नहीं होता है, ओवरऑल पूरे हड्डी की कमज़ोरी होना, पूरा कहते हैं BMD, बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है, मतलब कि पूरी की पूरी डेंसिटी जो बोन की है वो कम हो रही है, सिर्फ कैल्शियम और मिनरल्स की वजह से नहीं, और भी जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसकी वजह से भी। सर, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं? देखिए, इसमें क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, या एज कभी बहुत सारे केसेस में, स्पेशली जिस तरह के आजकल लोगों की डाइट है जिसमें कि बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाना, फास्ट फूड खाना, आजकल तो यंग में भी देखा गया है कि हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है इसमें, मतलब एक तरह से कह लिए डेंजर पॉइंट ये होता है कि जब जिनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है या जिनकी हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो चुकी होती हैं, वो अगर गिर जाते हैं, स्लिप होके भी गिर जाते हैं, बेड से गिर जाते हैं, या सीढ़ी से स्लिप हो गए, तो उनकी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती है, स्पेशली कलाई की हड्डी, कूल्हे की हड्डी, स्पाइन की हड्डी। और ये इतनी क्रूशियल चीज़ें होती हैं। अगर किसी का हिप टूट गया, हिप फ्रैक्चर हो गया, किसी का स्पाइन फ्रैक्चर हो गया, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने दिन तक बिस्तर पे चला जाएगा, ठीक है। तो उसकी लाइफस्टाइल बहुत हैम्पर होती है, बेड पे प्रोलॉन्ग टाइम तक पड़े रहना ही अपने में बहुत सारी बीमारियों को बुलाता है। तो इसका ये सबसे बड़ा नुकसान है। साथ साथ में बॉडी एक रहना, फटीग रहना, स्टेमिना कम हो जाना, ये सारी चीज़ें इससे प्रॉब्लम करती हैं। इससे बचाव के क्या तरीके हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये कुछ बचाव जो हैं वो यूनिवर्सल हैं। स्पेशली मैं अगर ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, अच्छा खाइए, फिज़िकल एक्टिविटी आपके रूटीन में होनी बहुत ज़रूरी है। कम से कम 1 घंटा 45 मिनट डेली कुछ ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें जिससे कि पूरा का पूरा शरीर थके, हर एक जॉइंट मूव हो। तीसरा, वेट को कंट्रोल करें, वेट बढ़ने ना दें। चौथा, कैफ़ीन और स्मोकिंग, ये 2 चीज़ से दूर रहें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ज़रूरी जानकारी हमसे साझा की है, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन्हें भी इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अपनी वो समस्याएं जो अभी तक उनके मन में थी, जिन्हें वो कभी किसी से साझा नहीं कर सकते थे, ये जो भी सवाल जवाब हमारे बीच हुआ, उससे उनकी ये काफ़ी समस्याएं सुलझ जाएंगी।